नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की लास्ट सीरीज में हमने थोड़ा बहुत चर्चा की थी उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। और उत्तर के विशाल मैदान पर हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था कि उसके संरचनात्मक भाग कौन से हैं और प्रादेशिक विभाजन कैसे किया गया है। ये थोड़ा थोड़ा हमने समझा था। और विशाल का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, और ये चौथे क्रम की चट्टानों में मैदान वगैरह आते हैं, मैदान और द्वीप के मैदान, ठीक है, ये सब। और थोड़ा हमने तटीय मैदानों के बारे में थोड़ा सा समझा था। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम सीरीज को देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत हमको पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में हम थोड़ा सा उसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पोर्शन में, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने के लिए। जैसे पर्वतों को हम थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, ठीक है। पठारों को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और पर्वत हो गए, पठार हो गए। और जो प्रायद्वीपीय भारत में आपकी नदियां हैं, नदियों वाला पोर्शन में जब नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्वत पठार विशेषकर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत की जो चोटियाँ हैं, ठीक है। तो चोटियों को हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा कि ज़रा पेन सेट कर लेते हैं। ठीक है, चोटियों पर चर्चा करेंगे। ये एक्चुअली में यूपी पीसीएस में ना इन पर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पठार कहाँ पर हैं, और उनकी चोटियाँ क्या हैं या उनकी ऊंचाई क्या है, ये सब, ठीक है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, चोटियों की लंबाई के साथ दर्रे कौन से हैं, ये सब हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। उसको एक कंबाइंड पीडीएफ में देख लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत पर, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, ठीक है। ये माना जाता है कि सबसे पहले अरावली पर्वत का निर्माण हुआ होगा जब पृथ्वी बनी ही थी, पहली ज्वालामुखी जब प्रक्रिया हुई थी। आपको मैंने बताया था एजोइक, है ना, और एक आपको सब बताया था फैंडेजोइक, ठीक है ना। ये दो तीन सब मैंने बताया था, ये हमेशा आते रहेंगे, तो इसलिए मैंने उस समय आपसे चर्चा की थी ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। तो इसमें अब बहुत अपर्दन हो चुका है, ठीक है ना। अरावली पर्वत पे वायु का पर्दन हो चुका है, वायु का पर्दन बहुत है राजस्थान में। नदियों से लूनी नदी है, साबरमती है, इन नदियों से बहुत अपर्दन हुआ है। तो अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तो अवशिष्ट पर्वत भी इसका शब्द है, और प्राचीनतम वलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है, ये भी इसका सही आंसर है। दोनों बातें ही सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात तक है, ठीक है ना। तो गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली तक इसकी पूरी एक रेंज आती है। राजस्थान में इसकी रेंज बहुत है। इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं, पीपली, देवारी, देसुरी, ये बस इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं ताकि एक नज़र आपकी रहे। अगर आप राजस्थान पीसीएस में कभी मान लीजिए और उनके सवाल हल कर रहे हो तो ये नज़र में आ जाएंगे, या कभी बहुत टफ सवाल बनाए कोई, तो कोई ये दर्रा डाल सकता है, मैच करा सकता है कि पश्चिम का दर्रा है कि पूर्वी घाट का दर्रा है, तो ये सब, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिए।
अरावली पर्वत पे कुछ प्रमुख खनिज हैं, वो देख लें। सीसा, तांबा, एस्बेस्टस, अभ्रक, ये सब मिलते हैं। ठीक है, और इस पे मैंने थोड़ा सा, आपने देखा होगा राजस्थान में पत्थरों का जो है ना, जो अरावली के पत्थर हैं वो बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें, सजावट वगैरह में। उसके पीछे कारण ये है कि ये पत्थर जो है ना, चोट मारने से टूटते नहीं हैं, इसलिए अरावली के पर्वत बड़ी डिमांड में रहते हैं। आप जैसलमेर जाएंगे तो जैसलमेर को बोला जाता है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि येलो पत्थर का इस्तेमाल है पूरे जैसलमेर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत है, ठीक है, उसकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर चोटी का नाम है, माउंट आबू पर्वत का नाम है। इस पर आप जब संस्कृति के शब्द पढ़ेंगे, संस्कृति जब समझेंगे, आर्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर का निर्माण है, बहुत बड़े बड़े जैन मंदिरों का निर्माण है आबू हिल्स पर। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था, आप ये देख लीजिए। ये आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। इसके जो लेफ्ट साइड से है, ये लूनी नदी बहती है। लूनी नदी ऊपरी भाग में तो मीठी है, निचली भाग में खारी है। इसके निचले भाग के हिस्से में साबरमती बहती है, ठीक है। और इधर इसके जो राइट पोर्शन में बनास नदी बहती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। लूनी, उसके नीचे साबरमती, और इधर पे राइट पे बनास, और ये है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अब देखिए दो तरह से नदी ऐसे बह रही है, तो एक तरीके का ये जो है ना, विभाजक की तरह काम कर रहा है कि लेफ्ट की नदियाँ लेफ्ट में रहेंगी, राइट की नदियाँ राइट में रहेंगी। लूनी नदियाँ यहाँ आके कच्छ में चली जाती, समाप्त हो जाती है। बनास नदी यहाँ आके चंबल में मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। कमांड क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जब हम विकास परियोजना पढ़ेंगे तो वहाँ कमांड क्षेत्र आएगा कि सिंचाई परियोजनाएं जब स्थापित की जा रही थी तो कमांड क्षेत्र का मतलब क्या होता था, ठीक है। कमांड क्षेत्र थोड़ा सा मैं जैसे आपको बताऊँ, एक नदी है मुख्य नदी, उसकी कई सहायक नदी हैं, ठीक है। और तो ये जो पूरा एरिया है, जहाँ तक इस नदी से, जो इससे जो नदी आके टच हो रही हैं, या यहाँ से जहाँ तक नहरें पहुँची हैं, तो जहाँ तक सिंचाई होगी, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, कमांड एरिया कहलाएगा, ठीक है। और ये जो पर्वत होते हैं कमांड एरिया में, ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। इधर का जल इधर जाएगा, इधर का जल इधर जाएगा, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है, विंध्याचल रेंज। मैं अलग अलग पहले पर्वतों को पढ़ा रहा हूँ, फिर पठार पे चर्चा करेंगे, और फिर और जो मुख्य बातें हैं प्रायद्वीपीय भारत की, दक्कन का ट्रैप, सब उस पर चर्चा करेंगे। इसका विस्तार भी गुजरात से बिहार तक है, ठीक है। इसमें गुजरात शामिल है, ठीक है, मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा हिस्सा इसमें छत्तीसगढ़ का भी टच हो जाता है, बिहार का भी है। तो ये सब पोर्शन है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश से भी होकर जाती है, चित्रकूट वगैरह, ये सब जो रेंज है। विंध्याचल रेंज की एक खास बात है, ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ और ब्लॉक पर्वत की तरह प्रतीत होता है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, एक तरीके जैसे समझ लीजिए, जैसे ये एक चट्टान है बड़ी सी, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई कि इसका बीच वाला जो पोर्शन है ये टूट गया, तो मान लीजिए धंस गया नीचे, तो ये दोनों हिस्से खड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कहलाएंगे ब्लॉक पर्वत, ठीक है। या तो ऐसी स्थिति हो सकती है, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये पोर्शन बीच वाला खड़ा रहे, किनारे किनारे वाले धंस जाएं, तो ये जो पर्वत रह गया ये भी ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, क्योंकि जो ये है ना, ये ब्लॉक के रूप में रह जाते हैं, दोनों ही ब्लॉक पर्वत है। और अगर ये प्लेट और ये प्लेट धक्का मार रही है और यहाँ कोई अवशेष पड़े हुए हैं, और ऐसे पर्वत का निर्माण होता है, तो इसको वलित पर्वत कहते हैं। तो पर्वत जब हम निर्माण पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। अभी केवल शब्द देख लीजिए, ब्लॉक पर्वत की तरह ही दिखाई देता है विंध्याचल रेंज।
यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है विंध्याचल रेंज की, ये फैक्ट भी याद रखिए। लाल बलुआ पत्थर विंध्य रेंज की एक विशेषता है, ठीक है ना। जो विशेष जो चीज़ यहाँ पर विंध्याचल रेंज में मिलती है वो लाल बलुआ पत्थर है। आपने सुना होगा चुनार का पत्थर, बड़ा फेमस है। इसको मौर्य काल में इस्तेमाल किया जाता था। दक्षिण भारत तक जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, तो इन्होंने अपनी जो बातें लिखवाई इसी पत्थर पर लिखवाई थी, लाल पत्थर चुनार का पत्थर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक मैंने रफ मैप डाला है बस एक आपको चीज़ समझाने के लिए। ये देखिए, ये इस तरीके से भारत का मैप है और ये सतपुड़ा की रेंज है। कई हिस्सों में थोड़ा टूटे हुए, इसको सतपुड़ा कहते हैं। इसके बीच वाली रेंज को महादेव कहते हैं, इसके आगे वाली रेंज को मैकाले कहते हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो मैकाले रेंज में एक प्रमुख जो स्थान है वो अमरकंटक है। महादेव में एक प्रमुख स्थान धूपगढ़ है, ठीक। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। और विंध्याचल रेंज की अभी हम बात कर रहे थे, विंध्याचल है, इधर विंध्याचल कहते हैं। फिर भंडारे की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर बिहार में कैमूर, पारसनाथ तक ये पहुँचती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये विंध्याचल रेंज की मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखाया कि विंध्याचल कहाँ मिलता है। ये सतपुड़ा इसके जस्ट नीचे है। बेसिक है, जब आप मैप से इसको देखते रहेंगे तो आपको एक रेंज याद हो जाएगी कैसे क्या पहाड़ियों का क्रम है। पूछा जाता है कभी कभी, दक्षिण से पूरब की ओर लगाए, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर लगाए, वेस्ट टू ईस्ट, या उत्तर से दक्षिण की ओर लगाए, उत्तर से दक्षिण, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब देखिए कैसे, ये मैंने विंध्य पर्वत बनाया, ये मैंने बनाया सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच में बहती है नदी नर्मदा, ठीक है। ये नर्मदा नदी है, ठीक है। और इसके इस तरफ बहती है ताप्ती, बिल्कुल। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, ये आपका हो गया सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ ताप्ती नदी बहती है और ये नर्मदा उसके उत्तर में बहती है। उत्तर और मतलब नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। यह भी ब्लॉक पर्वत की तरह प्रतीत होती है, ठीक है। और ये भी अवसादी पर्वत है, मतलब जब जमा होंगे अवसाद चट्टानें तब ये बनी होंगी, लेकिन ब्लॉक पर्वत की तरह इसको ज़्यादा माना जाता है। यही सवाल पूछते हैं कि ब्लॉक पर्वत इनमें से कौन है कौन नहीं है, इस तरीके से। इसका विस्तार गुजरात से लेकर छोटा नागपुर पठार तक है। छोटा नागपुर पठार के कई हिस्से हैं, तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और आप समझिए इसको कि ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक तक इसका विस्तार पाया जाता है सतपुड़ा रेंज का। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मैंने आपको बताया। ये भी कौन से मैक जो ये जो महादेव पहाड़ी है इसमें धूपगढ़ ये स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक। इसमें महादेव पर्वत पर ही पंचमढ़ी एक पर्यटन स्थान है, इम्पोर्टेंट। पंचमढ़ी और धूपगढ़ याद रखिएगा, चोटी भी धूपगढ़ है, पंचमढ़ी घूमने वाला स्थान है, महादेव पर्वत पर है। मैकाले पहाड़ियों का प्रमुख शिखर अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा एवं सोन नदियाँ विपरीत दिशा में निकलती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ इसलिए डाल दिया, जैसे मान लीजिए ये है, ये अमरकंटक है, ऊपर की ओर सोन नदी बह जाती है, नीचे महानदी बह जाती है, ठीक है। सोन और सॉरी ये नर्मदा, गलत थोड़ा सा बोल गया, ये सोन और नर्मदा। तो ये नर्मदा इधर चली गई, सोन आपकी ऊपर की ओर चली जाती है, पूरब की ओर, उत्तर उत्तर पूरब की ओर, और ये आपकी पश्चिम की ओर। पूछा जाता है ना कौन सी नदी, ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो हम नर्मदा ताप्ती का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये वैसे ही है,
ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं कि ये कैसा लगता है। देखिए पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है। ये पूरा पश्चिमी घाट है, गुजरात से लेकर आपके ये तमिलनाडु कन्याकुमारी तक। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको। गुजरात है, दादरा नगर हवेली है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है। अब आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या हमको फैक्ट याद रखनी चाहिए। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक है। पहला फैक्ट, एक किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। मैप में अभी मैंने आपको ये दिखाया। इसको घाट क्यों कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वास्तविक पर्वत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, और ये हम जानते हैं वैगनर की थ्योरी के अनुसार, वैगनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, भूवैज्ञानिक, कि ये सब जो पृथ्वी है ना पूरी एक साथ जोड़ी हुई थी। तो ये था कि जब ये वाला हिस्सा यहाँ भारत में जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जब ये इससे अलग हुआ तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा नीचे धंस गया, तो जो इधर का जो पोर्शन है ये थोड़ा उठा हुआ रह गया। इधर इसके जो साइड वाला जो पोर्शन है ये तो धंस गया था, ये वाला, और ये पोर्शन खड़ा रह गया। तो ये जो पूरी एक सीरीज की तरह है, ये कगार की तरह है। ठीक है, तो ये पर्वत की तरह हमको दिखाई देता है, इसलिए ये घाट है, पर्वत नहीं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अब अनाईमुड़ी, ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी पर है। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। ठीक है, और नीलगिरी जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ ये तीनों राज्यों की सीमा मिलती है। मतलब यहाँ से आपका कर्नाटक आ गया, ये तमिलनाडु, और ये नीचे मतलब केरल। ठीक है, तो ये नीलगिरी इधर पे मिलेगा आपको। तो ये आपके जब तीनों राज्यों की सीमा मिलती है वहाँ पर आपको ये पर्वत, नीलगिरी पर्वत वहाँ पर विस्तारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर बहुत चर्चा करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, और नीलगिरी कैसे यूनेस्को की साइट में शामिल। बड़ा इम्पोर्टेंट ये पर्यावरण की दृष्टि से नीलगिरी, इस पर हमेशा चर्चा रहती है। सैलेस कमेटी कहाँ कब गठित हुई, किस पर गठित हुई, ठीक है ना, तो ये सब नीलगिरी से ही रिलेटेड है। नीलगिरी ही क्षेत्र है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट ऐसे आ रहा है, पूर्वी घाट इधर से आ रहा है, तो ये इधर पे नीलगिरी जहाँ है यहीं मिलते हैं दोनों। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इसको देख लीजिए। थाल घाट, ये नासिक से मुंबई जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकुट या सिनकुट्टा, ये मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। भोर घाट पुणे को मुंबई से जोड़ता है। और एक विशेषता साउथ के पहाड़ियों की है, जब अंग्रेज आए थे, वास्को डी गामा आए थे, तो यहीं से तो ले गए थे वो काली मिर्च। देखिए रबड़, कॉफ़ी, चाय के लिए ये क्षेत्र तो फेमस है ही है, काली मिर्च के लिए है। ठीक है, यहाँ तो एक कार्डमम नाम की पहाड़ी भी है इलायची वगैरह के लिए। ये सब फेमस है, मसाले बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको मैप दिखाया था कहाँ तक विस्तारित है। ये देखिए नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी ये सबसे प्रमुख हिस्सा है पश्चिमी घाट का। ये देखिए कर्नाटक की सीमा है, तमिलनाडु है, केरला है, तो ये नीलगिरी यहाँ पर है। आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैप पे मैंने भी बनाया था, आपके नोट्स के हिसाब से थोड़ा समझ जाए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, चिनकोटा, ये तो हो गए आपके दर्रे। मुंबई से नासिक को जोड़ता है, कोलकाता तक जाता है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, चेन्नई तक जाता है।
ठीक है। तो मुंबई से चेन्नई जोड़ता है, ये मुंबई से कोलकाता जोड़ता है। ऊपर कोलकाता है, नीचे चेन्नई है, तो ऐसे थोड़ा सा गैस मान लीजिएगा। ऊपर थाल घाट है तो वहाँ होगा, फिर भोर घाट है थोड़ा नीचे है, पाल घाट है तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। यहाँ प्रमुख शहर कौन सा है? चेन्नई है, तो कोच्चि को चेन्नई जोड़ता है। लास्ट वाला मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है, तो यहाँ मदुरई है और तिरुवनंतपुरम। तो अगर ये भी बोल दे कि चेन्नई से जोड़ता है तो ये भी सही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि फिर मदुरई से चेन्नई के लिए अलग हाईवे गया है, तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसमें मैंने बताया डोडा बेट्टा सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो 2623 मीटर इसकी ऊंचाई भी पूछता है। और अन्नामलाई, ये देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695, बहुत अंतर नहीं है, मात्र 60 मीटर का अंतर है, लेकिन अब है तो अनाईमुड़ी है। इसके बाद पालनी हिल्स है, नागरकोइल हिल्स है। तो ये क्रम याद कर लीजिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, नागरकोइल और ये केप कमोडिन। ठीक है ना, कन्याकुमारी इसी को बोलते हैं। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट पे थोड़ा सा एक नज़र डाल लें। ये उत्तर में दक्षिण की तुलना में जैसे ये है, ठीक है, ये तो ये उत्तर है हिस्सा, ये दक्षिण है। तो यहाँ से ये नीचे की ओर जब जाता है, इधर नीलगिरी मिल जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और नीचे पतला है। ठीक। नदियों द्वारा, सॉरी पतला नहीं, ऊंचा है, शब्द यहाँ पर लिखा हुआ ऊंचा है। ठीक है। तो मतलब ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगिरी हैं, ठीक है, और नाम मुझे नहीं आ रहा, थोड़ा जेद्दा करके कुछ नाम है या कुछ ऐसा कुछ करके नाम, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पहाड़ी है यहाँ की। यहाँ महेंद्रगिरी कहीं पड़ता है और यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है। तो ये सब इधर की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इस तरह की तरफ पड़ती है महेंद्रगिरी वगैरह। नदियों द्वारा यह पर्वत कई जगह से अपरदित विखंडित किया गया है। बहुत पुराना पर्वत है, इसलिए यह एक क्रम में ना होकर विखंडित पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। बहुत ऐसे नहीं होकर कि जैसे हिमालय दिखाई देता है ऐसे 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 एक लाइन में, तो एक लाइन में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा शाखा ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ये होगी। इस तरीके से ये पूर्वी घाट है। इसको देखते हैं। ये पूर्वी घाट का मैंने एक मैप लगाया हुआ है यहाँ, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ठीक है। ये उड़ीसा के ऊपर से थोड़ा सा झारखंड से समझ लीजिए इसको। तो ये यहाँ से आता है उड़ीसा, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, और नीलगिरी मिलता है तो केरला भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कोई पूछ ले आपसे महाराष्ट्र को भी टच करता है तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। सवाल ऐसे ही बनते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं साउथ की, पूर्वी घाट की, वो मैंने इसमें दिखाई हैं। इसको क्रम याद कर लीजिएगा, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावादी, सेवराय, पंचमलाई, ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। जावादी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी हिल्स, और ये नल्लामलाई और पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये क्रम याद कर लीजिए, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा, जावाड़ी, सेवराय, पंचमलाई, ये सब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और ये फिर यहाँ का आपके नीलगिरी में मिल जाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमारा ये लास्ट हिस्सा था आज के टॉपिक का। तो मैंने आपको एक यहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पे एक शॉर्ट नोट दिया है। ये आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा एक बार 2-4 बार देख लेंगे तो लगभग लगभग आपके जो पर्वतीय हिस्से हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक मैप में भी आप बनाकर अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके जो सवाल हैं वो हल हो जाएंगे। अब इसमें एक सवाल और बनते हैं कि पर्वत की जो चोटियाँ हैं, बड़ी ऊंची चोटियाँ, उनकी लंबाई ये मिलान करने को आती हैं,
और कौन सी पहाड़ी कहाँ है, ये सब मिलान करने को आता है। तो मैंने पहाड़ियों को आपको क्रम तो बता दिया, दिखा दिया। तो अब मैप से तो लोकेशन तो आपको पता चल जाएगी, चोटियाँ कितनी ऊंची हैं कितना, तो उस पर एक हम पीडीएफ बना लेंगे बाद में, पूरी पर्वतों की इम्पोर्टेंट, हिमालय की भी, पश्चिमी घाट की भी, पूर्वी घाट की भी, और उत्तर पूर्वी भारत की भी, तो उसमें वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में ज्योग्राफी के बातचीत करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो दूसरा हिस्सा है पठार है, और छोटा नागपुर का पठार है, इन सब पर छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।